मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी का जश्न निहायत ही शानदार पैमाने पर मनाया गया। 26 गार्ड 11 एनसीसी कैडेट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सीमान वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने इमारत इंतजामी के सामने परचम कुशाई अंजाम दी। कौमी तराने के बाद निज़ामत फासिलाती तालीम के ऑडिटोरियम में सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा व तालिबात ने मारूफ उर्दू शोरा के कलाम को साज पर पेश किया।
में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। जामियाए ज़बान उर्दू, जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का शिया है, ज़बान उर्दू का शिया है। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। उर्दू की खुशबू, जो दाना गुजरे थे ज़मीं से, जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, वो इल्म के बीज हो गए हैं। बड़े हुए जब वो पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। उर्दू की खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का शिया है, ज़बान उर्दू का शिया है। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू।
ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेरों नगमों के गुलजारों में आज कोयल सी कूकती है। जवान होकर इसी ज़बान में कहानियाँ इश्क ने कही है, इसी ज़बान की चमकती हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी है। हम अपने खाके वतन में अपना चमन सजाएं, हमारी है शाखद तो फिर क्यों ना उस पे हम आशियाँ बनाए। हम अपने अंदाज और अपनी ज़बान में अपने गीत गाए। चमन की वादी में हम हवाएं बहार बनकर, हिमालया से उतर रहे हैं तरानाए आबशार बनकर, रवा है हिंदोस्तान की रग रग में खून की सुर्ख धार बनकर। हसीन दिलकश जवान उर्दू हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की शुक्रिया शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर मरकज़ मुतालियात उर्दू सक़ाफ़त की जानिब से
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे रहनुमाओं के पैगामात भी दिखाई गई। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। भाइयों और बहनों, करीब 9 महीने हुए मैंने आपसे इस रेडियो पर बातें की थी। उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम अभी सफ़र पर हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचना बाकी है। मैंने ये भी कहा था हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं और रुकावटें हैं और हो सकता है हमारा सफ़र जल्द ख़त्म न हो। हमारा मकसद ये था और है कि हिंदुस्तान में एक आज़ाद जमहूरी हुकूमत हो जिसमें सबको अपनी तरक्की के लिए बराबर के मौके मिलें और जिसमें सब लोग उन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। हिंदुस्तान जिस बड़ी मंजिल पर पहुंचने वाला है, हमें उसके बारे में कभी कोई शुबा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की किस्मत दुखों और मुसीबतों के होने पर भी बन रही है। इस तारीखी मौके पर हम में से हर आदमी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपने देश और जनता की सेवा करने के लिए ठीक रास्ते पर चले। हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां बीता हुआ ज़माना आने वाले ज़माने से अलग हो रहा है। हमें चाहिए कि बीते हुए दिनों की बुरी बातें भूल जाएं और सारी कड़वाहट अपने दिलों से निकाल दें। हमें अपने भाषणों, तकरीरों और लेखों में रवादारी से काम लेना चाहिए। हमारे सामने जो मकसद और आदर्श हैं उन पर कायम रहने में हम सब्र और शक्ति से हमें काम लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम किसी का बुरा न चाहें बल्कि हर हिंदुस्तानी को अपना भाई और साथी समझें। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की भलाई हो, हमारा सबसे बड़ा और सबसे पक्का काम ये होना चाहिए। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आज़ाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं देखे। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी रही? क्या उनकी बूबास भी कोई बदबख्त आब हवा में सूंघ सकता है? हमारी आज़ादी के मुखालिफों ने हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामी के बंधनों से बंधे हुए हैं उसी वक्त तक अमन चैन है। जहां ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दिया, आज आज़ाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया। वो एक बड़ी गहरी खंदक के किनारे खड़ा है। उसकी किस्मत अड्डर में झूल रही है। या तो उसे खंदक में गिरना है या छलांग मार के सही सलामत पार उतर जाना है।
अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की आज़ादी को इस खतरे से सलामत निकाल ले जाए तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पर समझ लें कि खतरा क्या है और फिर उससे मुल्क को बचाने की तदबीर करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। बदअमनी और बदनज़मी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत और मुल्क की पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहां जाकर थम सकेगा। अगर फिल हकीकत आप ऐसी यकीन करते हैं तो आपका फर्ज है कि इस काम के लिए अपनी सारी कुव्वतों को लगा दीजिए। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर सिपने को जो सर उठाएगा आहीनी हाथों से मलियामेट करेगी। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोकें। आप अपना ये फर्ज क्यों कर अदा कर सकते हैं उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप दिल की सच्ची लगन के साथ तैयार हो गए हैं तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि आपको ये मुल्क की खिदमत क्यों कर अंजाम देनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards this final victory. श्री राष्ट्रहरि की बोस पूर्वी एशिया की जंग आजादी की नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है
क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है। तो हमें सबको एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है। आजकल की दुनिया एक बदलती हुई दुनिया है और अगर हमें अपनी आज़ादी कायम रखनी है, अगर हमें प्रगति करनी है, तो बहुत तेजी से हमको भी अपने देश में परिवर्तन लाना है और दूसरे देशों का मुकाबला करना है। अनेक प्रकार के मुकाबले होते हैं। एक तो युद्ध लड़ाई हो, उसमें उसका सामना करना है और हमें सबको मालूम है कि भारत की सेनाओं ने किस बहादुरी से हमेशा हमले का सामना किया और कैसा जोरदार जवाब दिया। लेकिन हमें देखना है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भी इसके लिए तैयार है कि नहीं। मुकाबला केवल युद्ध में नहीं होता है, विकास का मुकाबला है, दिमाग का मुकाबला है, विज्ञान का मुकाबला है, टेक्निकी में मुकाबला है, उत्पादन में मुकाबला है, खेलकूद में भी मुकाबला है। कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमें दुनिया से मुकाबला नहीं करना है, जिसमें हमें कोशिश नहीं करनी है कि जितना भी अच्छा काम हुआ है उससे और दुगना और चौगना अच्छा हो। अगर एकता और अनुशासन न रहे तो वो बुनियाद है, तो उसके कुछ दूसरा ऊपर भी नहीं बन सकता है। हम कहीं दौड़ के चलते हैं, कोई रास्ते में अगर गिरता है तो उसको जी चाहता है उसको उठाएं, उसकी मदद करें। जय जवान, जय किसान। सैनिकों को खेतों में काम करने वाले भाइयों से सहारा मिलना जरूरी है। इस सिलसिले में राष्ट्र के हर नागरिक का और ख़ास तौर पर जवानों का ये कर्तव्य और फर्ज है कि वो खाने की चीज़ों की उपज बढ़ाने में पूरी तरह से अपनी मदद दें। काम की कमी नहीं है। देहाती इलाकों में बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिन्हें खेती के योग्य बनाना है। शहरी इलाकों में मकानों और संस्थाओं के बड़े बड़े कंपाउंड हैं जिनमें खेती हो सकती है। डिब्बों और टीनों में भी कुछ किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पैदावार बढ़ाने के लिए फौरन प्रोग्राम बनाए जाएं और इसे एक बड़े आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाया जाए। हमारा नारा हथियार और खेती साथ साथ होना चाहिए। जय हिंद। देशवासी बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, अपने स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी हमें सस्ते में नहीं मिली है। एक तरफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के अहिंसात्मक आंदोलन में लाखों नर नारियों ने या कारावास में यातनाएं सहन की,
तो दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी का तख्ता चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी ये आज़ादी इन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आइए हम सब मिलकर इनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रतिज्ञा करें कि हम इस आज़ादी की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए सर्वस्व की आहुति क्यों न देना पड़े। शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने यौम आज़ादी का पैगाम देते हुए कहा कि तलबा को मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क की तामीर व तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तहे दिल से आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको आज़ादी की इस नई सुबह जो सही मानों में मुनव्वर रही है, ये मुनव्वर सुबह आज की, जिसके बारे में 2 दिन पहले तक मैं इतना मुतफक्किर था कि मैंने अनीस आज़मी साहब से कहा कि अगर ये घटाएं इसी तरह बरसती नहीं तो हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन आज की इस मुनव्वर सुबह ने हमें ये पैगाम दिया है कि बादल कितने भी हों वो छटते हैं, सूरज निकलता है, क्योंकि सूरज सच्चाई है, सत्य है। रात आती है लेकिन उसका एक अंत है, एक इख्तिताम है। तो कभी भी घटाएं कितनी भी आए, सुबह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन हर सुबह एक नया दिन लाती है। पंडित नेहरू ने ये बात कही जो आपने सुनी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस टीम को, अपने साथियों की, जिन्होंने यकीनन बड़ी मेहनत की है और बड़े अच्छे क्लिप निकाले हैं, और वो सफ़े अव्वल में ही बैठे हुए हैं मेरे आईएमसी के साथी। ये मुस्तहिक है पहली सफ़ के, क्योंकि वो क्लिप्स इतने जानदार थे। पंडित नेहरू ने जो बात कही कि हमें बीते दिनों की तलखियों को भूलना होगा, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि हर बीते दिन की तलखी को भूलना होगा। हर सुबह एक नए दिन का आगाज़ है और उसको हमें अच्छे नोट पे पॉजिटिवली शुरू करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि उस सुबह की तैयारी के लिए जब हम बिस्तर पे जाएं सोने, तो उस दिन की तलखियों को पीछे छोड़ दें और अगले दिन के लिए कुछ मस्बत चीज़ों का प्रोग्राम बनाएं। क्योंकि देखिए, रात अगर तारीख हो तो हम में से हर एक को अपने चिरागों की लौ बढ़ानी होगी, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हमारा ये आज़ादी का सफ़र ही रह जाएगा, और शायद ये कहते रहेंगे कि चले चलो अभी मंजिल नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। उस मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में अगर कोई दुश्वारी है तो उसमें से हर एक का कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारा कुनबा है, ख़ानदान है मानू का, इसमें इस साल नए इजाफे हुए हैं और बड़ा मुझे खुशी है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बच्चे इस साल हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए ये ऑडिटोरियम मज़ीद छोटा पड़ गया और मुझे फिर ये एहसास हो रहा है कि हमें बहुत जल्दी एक नए ऑडिटोरियम के लिए कोशिश करनी है। ये लफ्ज़ मैं झिझक रहा हूँ इसलिए कहते हैं कि कोशिश हम शुरू कर चुके हैं, प्रोजेक्ट जमा कर चुके हैं, जब भी मंजूरी होती है, फंडिंग आती है, एक बड़ा ऑडिटोरियम। और मेरा ख्वाब है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से सुबुकदोश होने से पहले एक बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ बना के जाऊँ, ताकि ऐसे फंक्शंस में हमारे सारे बच्चे और बच्चियाँ आराम से बैठ सकें, क्योंकि इस वक्त आप लोग की ज़हमत में हैं, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी कोशिश का नाम है, स्ट्रगल का नाम है। लेकिन क्या हम इस्तेसाली निज़ाम से बाहर आ गए हैं?
जब ये सवाल उठता है तो फिर ये सवाल आता है कि इस्तेसाल है क्या, व्हाट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। और अगर एक्सप्लॉयटेशन से हम आज़ादी चाहते थे तो मेरे लिए पहला सवाल ये है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में भी तो उन चीज़ों को, उन तरीक़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा जिससे मैं कुछ लोगों का इस्तेसाल कर रहा हूँ। यानी सिंपली स्पीकिंग, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में अपने गिरदो पेश गलत फ़ायदे उठा रहा हूँ लोगों से, उनके हक़ अदा नहीं कर रहा हूँ, किसी न किसी अंदाज में उनसे जो हासिल हो सकता है कर रहा हूँ जायज़ या नाजायज़ तरीक़े से, या मैं उनको कुछ दे रहा हूँ और जो कुछ मेरे पास है मैं उसकी उस तरह से तकसीम कर रहा हूँ जैसे उसका हक़ है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरा समाज हो, चाहे मेरे गिरदो पेश हो। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हम तवक्कुआत जब करते हैं तो उस तवक्कुआत में अपने किरदार को भूल जाते हैं। जब तक हम इस रियलाइजेशन को नहीं समझेंगे हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी इसको अगर मैं इस लफ्ज़ में कहूँ कि वी हैव टू इंटरनलाइज अवर फ्रीडम, हमें अपनी आज़ादी को अंदर पी लेना है, उसको अंदर उतार लेना है, और जिस इस्तेसाल से हम बचना चाहते थे उसको अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे रोकना है। इस्तेसाल हमारे यहाँ हर जगह है, घर में भी है, ख़ानदान में भी है, समाज में भी है। वो क्यों है? मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैं बात मुख्तसर करूंगा, लेकिन ये मौका अहम है, एक पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस अंदाज़ा है आपकी तकलीफ़ का जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं। इस्तेसाल की वजह क्या होती है? इस्तेसाल की वजह मेरी सोच होती है। हम सब के सबसे 3 अहम पहलू हैं, रुख हैं या कंपोनेंट्स हैं, हमारी सोच, हमारा कौल, हमारा अमल, और ये इसी तरतीब से जुड़े हुए हैं। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो एक वक्त में कर देते हैं। इनका आपस में किस तरह ताल्लुक़ है? अल्लाह न करे आपको कभी कोई नफ्सियाती बीमारी हुई हो या आपके ख़ानदान में हुई हो, लेकिन कभी अगर हुई हो, ख़ास तौर से डिप्रेशन की, एहसास कमतरी की, और आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए हों, माहिर नफ्सियात के पास गए हों, तो वो जो बहुत ही एक्सरसाइज बताते हैं उसमें एक एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं ऑटो सजेशंस। अपने आप को तलकीन करना, एक तयक्कुन पैदा करना, किस अंदाज से? मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये समझाया जाता है कि अपने ऊपर यकीन पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ सोचें नहीं बल्कि आपके कानों से सुने, क्योंकि एक तो इंटरनल चैलेंज है कि जो आपके दिल ने सोचा वो दिमाग ने भी समझा, लेकिन उसकी इम्पैक्ट कम है जो आपने सोचा उस आपने बोला और वो कानों के रास्ते दिमाग को पहुंचा, फ़र्क है। तो दिमाग के ज़रिए, कान के ज़रिए जो चीज़ दिमाग को जाती है वो एक अपना असर डालती है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? हम बहुत कॉन्शियस तरीके से, होश हवास के साथ अपने जहन को एक तरबियत दे रहे हैं, अपनी सोच को सही रुख पे ला रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ इसे। लुक, देखो तुम इसे कर सकते हो, सब कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे यहाँ का हर बच्चा इस लायक क्यों नहीं बन जाता कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो IAS हो, टॉप करे? टॉपर के भी तो वही 2 हाथ पैर हैं, वही एक जहन है, क्योंकि हर इंसान एक औसत जहन के साथ पैदा होता है, एक साइंसी हकीकत है। ब्रिलियंट्स आर, जीनियसेस आर एक्सेप्शनली बॉर्न। औसत आदमी जो नोबेल प्राइज़ भी लेते हैं वही हाथ पैर तो होते हैं। फ़र्क क्या होता है? अपने ऊपर एतमाद का, मैं ऐसे कर सकता हूँ, और फिर उस एतमाद के साथ वो मेहनत। तो सोच के धारे यहाँ से बनते हैं। सोच की दुरुस्तगी आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला है। मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मेरी सोच का पड़ता रिफ्लेक्शन, मजहर मेरी शख्सियत है। आज मस्बत सोच नहीं है तो मस्बत शख्सियतें नज़र नहीं आती। क्या होती है मस्बत शख्सियत? मैं केमिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते समझूँ कि कहीं तो उसके ऊपर मक्खी की तरह प्लस चार्जेस भिनभिना रहे होंगे, तो मैं समझूँ ये पॉजिटिव है। कौन है पॉजिटिव? हर वो शख्स
जो इंसान दोस्त है वो पॉजिटिव, जो अपने लिए नहीं सोचता दूसरे के लिए सोचता है, अपने से पहले दूसरे को रखता है, हर एक की मदद के लिए तैयार है, अच्छा बोलता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है, मस्बत है, पॉजिटिव है। ऐसा कैसे होता है, कैसे मुमकिन है? आप सबके लिए मुमकिन है, आपकी आने वाले नस्लों के लिए मुमकिन है, क्योंकि अगर आप आज अपनी सोच बदलते हैं। ये सोच कैसे बदली जाती है? मैंने इस मिसाल को अक्सर दिया है इस प्लेटफॉर्म पे, फिर आज शेयर करूंगा अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कि बच्चों की तरबियत बचपन से होती है। व्हाट्सएप पे एक क्लिप किसी ने शेयर किया था, मैंने देखा कि इस्माइल ईदी की वालदा उसको बचपन में जो पैसे दिया करती थी, ये कहती थी कि इसमें से आधे पैसे तुम्हारे लिए हैं, आधे किसी और पे खर्च करना। कहाँ है वो माएँ? आप याद कीजिए कि आपकी वालदा ने कोई चीज़ देते वक्त कभी ये कहा, हमारे यहाँ ममता की शिद्दत इतनी होती है कि जो मुझे मिला है मेरे बच्चे को मिल जाए, हर तरफ से मिल जाए, मैं मेरा बच्चा। यही सोच है जो हमें वहाँ से लेके चल के और ख़ुद परस्त बनाती हुई सेल्फी कल्चर तक ले आती है। मैं हाउ आई लुक, कैसा दिख रहा हूँ? पहले समझदार माँ बाप परेशान होते थे अगर बच्चा या बच्ची आईने के सामने ज़्यादा देर बैठने लगे, कि ये अपने को संवारने में लगा रहता है हर वक्त, क्या मामला है? आज हम उससे भी एक कदम आगे हैं। हम कैसे दिख रहे हैं ये दुनिया को ज़बरदस्ती दिखाना चाहते हैं। परेशान हूँ व्हाट्सएप के मैसेज और फेसबुक के, कितना देखूं कि आप कैसे दिख रहे हैं, एयरपोर्ट पे कैसे दिख रहे हैं, एरोप्लेन में कैसे दिख रहे हैं, मानो के ऑडिटोरियम में कैसे दिख रहे हैं। तो कभी ये भी तो आप, अगर मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे हमेशा फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा, लेकिन जाहिर है मेरे ज़माने में सेल्फी नहीं होती थी, तो मेरे कलेक्शन में दूसरों के फोटो हैं, अपने फोटो बहुत कम है। तो क्या ये नुक्ता है, गौर फरमाइएगा, क्या टेक्नोलॉजी ने हमारी अप्रोच बदल दी? क्या मैं उस वक्त सिर्फ दूसरों के फोटो इसलिए खींच सकता था कि उस कैमरे में कोई इधर वाला लेंस नहीं था जो मेरी भी फोटो खींच सके, और जैसे इधर वाला लेंस मुझे मिल गया मैं उधर वालों को भूल गया? क्या अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी एक नफ्स पे काबू की ज़रूरत है। डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपनी ज़ात में मगन मत रहिए, क्योंकि ये भी एक ऑटो सजेशन है। देखिए, देयर इज समथिंग सीरियस इन इट। अपने आप में मगन रहना, सिर्फ अपने लिए सोचना, तो आप अपने रूम पार्टनर के लिए भी नहीं सोचेंगे। मैं हॉस्टल में रहा, रूम पार्टनर्स में रहा, और उस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल होता था कि ये पैसे जो घर से इस वक्त आए हैं मेरे पास, मेरा एमओ महीने का आया है, तो मुझे अगर एक शर्ट लेनी है तो या ले लूँ, या मैं जानता हूँ मेरे पार्टनर के पास मैस के ड्यूज़ के भी पैसे नहीं हैं, क्या मैं उसे खामोशी से दे दूँ बिना किसी को बताए, या उसका मैस का बिल भर दूँ? यह आजमाइश हमेशा आई है और आती है और आज भी आती है। यहाँ आपको फैसला करना है कि आप एक इंसान हैं या हैवानी सतह पे जीते हैं, एक जानवर है। इंसान नाम से नहीं बनता, इंसान अमल से बनता है, किरदार से। हम अगर दूसरे के लिए सोच सकते हैं तो हम इंसान हैं, और अगर हम नहीं सोच सकते तो हम इंसान नहीं। यहीं से इंसानियत का वो सफ़र शुरू होता है जो बुनियादी रिश्ता है। देखिए, अभी जब ये क्लिप्स चल रहे थे तो मैं बहुत खामोशी से अपनी उन आँखों से जो मेरे चारों तरफ है, और अल्लाह का शुक्र है उसकी देन है, आप लोगों के परसेप्शंस नोट कर रहा था। हमारी इस ऑडियंस के परसेप्शंस अलग अलग थे, बड़े सटल थे, बहुत लतीफ़ थे, लेकिन हर स्पीकर और शख्सियत के लिए अलग थे। क्यों था ऐसा? लेकिन मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह को और आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ
क्योंकि मेरी शुरू से सोच ये रही है कि हमें अपनी सोच और अपनी फिक्र दूसरे पे थोपनी नहीं चाहिए, और हर एक सोच और फिक्र के साथ हमें कंफर्टेबली जीना आना चाहिए। इसी को टॉलरेंस कहते हैं, इसी को टॉलरेंस कहते हैं। मैं दूसरे के व्यू पॉइंट को, उसकी सोच को, वो चाहे मेरे लिए कितनी घातक हो, मोहलिक हो, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको एक चैलेंज के तौर पे मैं ले सकता हूं कि एक शख्स है मेरे लिए बड़े मनफी रुझानात रखता है कि ये असलम परवेज बहुत बुरा आदमी है, इसने यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिया है, इसको एलिमिनेट करो, सुपारी दो, निपट पाओ इससे। अब मुझे पता लग जाए कि ये शख्स ऐसा सोच रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पर एनकाउंटर करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, मुझे उसके ज़्यादा करीब होना चाहिए, ताकि जो गलत फहमी है उसके जहन में मैं ही तो दूर करूंगा, और वो मैं सिर्फ दूर कर सकता हूं उसका दिल जीत के। और दिल किस चीज़ से जीता जाता है? खिदमत से, मीठे बोल से, आपके अखलाक से। खिदमत, अच्छा बोल, मीठा बोल, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, खिड़कियाँ खुलती हैं, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, धुंधला के छटते हैं, बादल छटते हैं, सूरज निकल के आता है। तो ये मामलात बहुत ज़रूरी हैं जब तक हम अपनी इन जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज़ादी एक त्यौहार नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से हम लोग सेलिब्रेशंस के आदी हैं, फॉलोइंग्स के आदी नहीं। हम अपने प्यारे नबी को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, और अब तो सेलिब्रेशंस मदर्स, फादर्स और फ्रेंडशिप की भी होने लगे। एक दिन मुकर्रर कर दिया, 364 दिन अब्बा याद नहीं आते, 365 दिन याद आते, हैप्पी फादर्स डे। एक दिन अम्मी जान के लिए, एक दिन अब्बा जान के लिए, एक दोस्ती के लिए, कुछ दिन और चीज़ों के लिए रख लीजिए। बाकिया 356 दिन मेरे सेल्फीज के लिए, जहां मैं सिर्फ अपने लिए सोच रहा हूं। हमें हर दिन, हर वक्त, हर पल दूसरों के लिए सोचना है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो एक दूसरा समाज बनता है, और यही वो आज़ादी है जिसकी ज़रूरत है। यानी किस चीज़ से आज़ाद होने की ज़रूरत है? हर उस सोच से जो हमें महदूद करती है, सिर्फ अपने लिए सोचने में मजबूर करती है। क्योंकि जब मैं अपने लिए सोचता हूँ तो मैं भी अच्छा लगता हूँ, मुझे अपनी आइडियोलॉजी भी अच्छी लगती है, मुझे अपना मज़हब भी अच्छा लगता है, अपना धर्म भी अच्छा लगता है, अपना मसलक, अपने फ़िक्र, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, और मैं सिमटता चला जाता हूँ छोटे छोटे दायरों में। हमारे लिए बुनियाद इंसानियत का दायरा है। देखिए, मैं उसी बुनियाद की तरफ लौटता हूँ हमेशा जो हमारी बुनियाद है, हमारी असल है। कुरान क्या कहता है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बहुत कोट करते हैं लोग। इसे इस रुख से सोचिए कि कुरान ने यह नहीं कहा कि जिसने एक मुस्लिम को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। क्या हमने सोचा कभी? नहीं। तो कुरान क्या चीज़ सिखा रहा है? इंसानियत, जो हमारा बुनियादी रिश्ता है, जो हमारा पहला रिश्ता है। तो हमें फ़िक्र इंसानियत की करनी है, इंसानियत के रिश्तों को मजबूत करना है, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जहाँ ग्लोबल फोर्सेस हमें इनफरादी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, आपकी फ़िक्र आज़ाद नहीं है, आप सेलिब्रेट कर लीजिए आज़ादी। आज सोचों पे पहरे हैं, सोचों पे कदगन है। यू हैव बीन मॉनिटर्ड व्हाट यू सी एंड व्हाट यू थिंक। क्योंकि आदमी सोचता वही चीज़ें हैं जो उसको नज़र आती हैं, जो उसके गिरदोपेश से मिलती हैं। आज आपके गिरदोपेश पे ऐसी रचनाएं रची हुई हैं जो आपकी सोच को उससे बाहर नहीं जाने देती। मिसाल तौर पे नौजवानों के लिए जो चीज़ें दिलचस्पी की हैं वो वाफिर मकदार में बड़ी सस्ती फैली हुई हैं चारों तरफ, हवाओं में रक्सा हैं। कैच कर लीजिए किसी भी वेवलेंथ पे, वाईफाई मौजूद है, उलझे रहिए। कोई अच्छी चीज़, कोई मस्बत चीज़ समाज के लिए और अपने लिए नहीं सोच सकेंगे। ये सोचने की बात है कि क्या मैं अपने आप को इससे आज़ाद कर सकता हूँ? क्या मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि मुझे क्या सोचना है? सोचिएगा इस बात पे।
और उसके लिए क्या मैं ये फैसला कर सकता हूं कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या मैं आज़ाद हूं? इस चीज़ का फैसला करने के लिए मुझे क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। आज इसके लिए बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है नफ्स अम्मारा से। और यहाँ पता लगता है कि कितने बड़े मुजाहिद आप हैं, कितने बड़े मर्द आप हैं। बड़े मुजी को मारा नफ्स अम्मारा को, गर मारा नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। तो नफ्स अम्मारा को मार पाते हैं कि नहीं मार पाते? फजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। जिहाद कबीरा एक जगह इस्तेमाल किया है कुरान ने, इस कुरान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उनके साथ जिहाद करो कि अपने नफ्स के साथ सबसे पहले। ये जो नफ्स के साथ जिहाद है, स्ट्रगल है, कोशिश है, उसको नेगेटिविटी से बचाने के लिए, खुदगर्जी से बचाने के लिए क्या हम इस आज़ादी तक पहुँचे हैं? जिस दिन हम पहुँचेंगे पूरी इंसानियत आज़ाद होगी, सिर्फ मुल्क आज़ाद नहीं होगा। और उसके लिए मैं क्या करूँ? ये मेरी आखिरी बात है। उसके लिए मैं सिर्फ ये करूँ कि इसको अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जवाबदेह अपने लिए हूँ। मुझे अपना हिसाब देना है, हर एक को अलग हिसाब देना है। मैं अपनी ज़ात पे इसे इम्प्लीमेंट करूँ कि मैं हर उस मनफी ताकत को, मनफी सोच को अपने दिल में दबा दूँ, दिमाग को उस पर सोचने ना दूँ, जो मुझे इंसानों के बीच में फ़र्क बताए, उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनके मसलक की बुनियाद पे, उनकी कास्ट के बुनियाद पे। क्योंकि मुझे आज अफसोस होता है ये कहते में कि ख़ुद हमारे यहाँ जो कभी नहीं होता था, आज सौ-कौड़ सैयदजादों की जुलाहों में शादी नहीं हो सकती। लानत है, लानत है ऐसे सारे जुलाहों पे और सैयदजादों पे जो इन तासुबात के साथ जीते हैं, जो गैर कुरानी हैं, गैर इस्लामी हैं और गैर इंसानी हैं। इंसान इंसान की सतह पे जी सकता है। हम सबको इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि इस अंदाज से अपने आप को आज़ाद कर सकें, तो फिर यकीनन हर सुबह हम सब के लिए एक नई आज़ादी की सुबह होगी, क्योंकि एक नए दिन की शुरुआत होगी जिसमें हमारे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें हम अपनी भी मदद करेंगे और दूसरों की भी। बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद। प्रोग्राम की निज़ामत मरकज़ मुतालियात उर्दू सक़ाफ़त के मुशीर आला अनीस अहसन आज़मी ने बहुस्न खूबी अंजाम दी और आखिर में तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे जो कुछ भी कहा कि हमारी ये दरख्वास्त है, हमें ये चाहिए, यहाँ झंडे लगाने हैं, यहाँ ये लगाना है, उन्होंने हर बात पे डन डन डन, और इसी वजह से डन डना डन डन ये सारा हो गया दिल्ली वालों की ज़बान में। मैं तमाम अपने असातिज़ा का, डीन्स का, HR डिपार्टमेंट्स का, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स का, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, फर्दन नाम लिए बगैर। और जो लोग बराह रास्त हमसे जुड़े रहे, उसके अंदर PRO हमारे जो मीर अयूब खसाब है, उनका बहुत रहा साथ रहा, और ये सब झंडे और डंडे लाने तक से यहाँ तक का सफ़र में उन्होंने साथ दिया। इंजीनियरिंग सेक्शन के तमाम लोग, एहसन राव साहब खास तौर से, उनकी पूरी टीम, मज़हर कादिर साहब, बाकी साहब, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। IMC के सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा की तरह से IMC के सभी लोग उसके अंदर हमारे साथ हैं, चाहे रिजवान अहमद साहब थे। और ये जो क्लिपिंग्स देखी है, इसमें रेहान का बहुत बड़ा साथ रहा हमारा। सिक्योरिटी स्टाफ के सारे लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया। हॉर्टिकल्चर का पूरा स्टाफ 15 दिन से लगा रहा। NSS के फरियाद और उनके साथी सारे वॉलंटियर्स, हमारे जो बच्चे जिन्होंने गाना गाया, जो गुलकारा थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पूरे मानू की फैमिलीज के लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आए और बच्चों ने कम से कम आज पंडित नेहरू को, शास्त्री जी को, गांधी जी को, मौलाना आजाद को, सरदार पटेल को बोलते हुए देखा, उनके लहजे को देखा, और बहुत कुछ वो बच्चे सीखेंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।